गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्सेस मिरर लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैबिनेट मिशन प्लान। तो हम लोग आज कैबिनेट मिशन प्लान पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है और आप जानते भी हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ इसी प्लान के आधार पर हुआ। चूँकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा जिसमें पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्लान के रिकमेंडेशन पर, अनुशंसा पर की गई थी, तो आपका आंसर आएगा कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन में बेवेल प्लान, शिमला प्लान, तो आपका आंसर जो होता है वो कैबिनेट मिशन प्लान होता है। इससे पहले थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ों को कि भारत की राजनीतिक स्थिति इस समय कैसी थी। तो इस समय भारत एक ब्रिटिश हुकूमत का हम कॉलोनी है, उपनिवेश है, मतलब उनके अधीन है ना। और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसके लिए हम लोग 200 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। जब 1942 का समय आता है, 1942 का समय, तो जो महात्मा गांधी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के पुजारी, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग यहाँ पर जो एग्जामिनेशन में आता है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ अगर सक्सेस करना है किसी एग्जाम में, तो पहले देखना है कि आपको छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। यहाँ पे हम लोग वनडे एग्जाम से लेकर और हम लोग कमीशन तक का क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे 1946। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जब 3-4 क्वेश्चन मान लीजिए साइंस का है, कुछ करंट अफेयर्स का है, कुछ हिस्ट्री का है, तो वहाँ पर जब पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आई, 1942, 1946, 1947, तो आपके आंसर होगा 1946, ठीक है। तो 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान से पहले हम लोग देखते हैं कि जब ब्रिटिश हुकूमत मित्र राष्ट्रों की ओर से जब द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, है ना, और इस युद्ध में का जो अंतिम स्थिति थी 1945, और 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, तो इस विश्व युद्ध का जो अंतिम चरण था, इसमें जब अमेरिका को लगने लगा कि हम यहाँ पे पराजित हो जाएंगे, तो फाइनली उसने एटम बम का प्रयोग किया सेकंड वर्ल्ड वार में। और 6 अगस्त, आपको याद होगा स्टूडेंट, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे एटम बम का ब्लास्ट किया गया। और 9 अगस्त 3 दिन के बाद 1945 पे नागासाकी पे एटम बम का प्रयोग किया गया। जापान पूरी तरह से यहाँ पे ध्वस्त हो गया, परास्त हो गया। इसके बाद युद्ध जब समाप्त हुई, जब सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, तो इसके उपरांत द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अब ब्रिटिश हुकूमत जो है ना, जब अस्थायी हुई, तो 1945 में 1945 में ब्रिटेन में एक आम चुनाव का, ब्रिटेन में आम चुनाव का आयोजन किया जाता है। आम चुनाव ब्रिटेन में जो 1945 में आम चुनाव, कहा भी जाता है कि ब्रिटेन में आम चुनाव कब हुआ, तो 1945 में, जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा है। इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल है। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं और एक कभी भी भारत को आज़ाद करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता था, इनके ऊपर दबाव बन रहा था विपक्ष के नेता क्लेमेंट एटली के द्वारा, यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा। इनके ऊपर दबाव बना जा रहा था कि 40 करोड़ आबादी वाली भारत को अगर हम आज़ाद नहीं करेंगे तो युद्ध में हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इनके ऊपर दबाव था विंस्टन चर्चिल के ऊपर। लेकिन विंस्टन चर्चिल ये भली भांति समझ रहा था कि जो सेकंड वर्ल्ड वार में हमारा देश इन्वॉल्व है, और अगर यदि हम भारत को आज़ाद कर देते इस समय, तो पूरी की पूरी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए अभी भारत को ये आज़ाद करने के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। तो अब सेकंड वर्ल्ड वार होता है, और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में ब्रिटेन का आम चुनाव होता है। इस आम चुनाव में, ब्रिटेन का जो आम चुनाव है, इस आम चुनाव में 2 पार्टी खड़ी थी। यहाँ पर एक विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल एक कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर इनकी सरकार इस समय इनकी सरकार अगर बनती, तो भारत की आज़ादी और आगे टल जाती। 47 में नहीं मिलता मेरे को, बल्कि आज़ादी हमारा और आगे बढ़ जाता, हमारी स्वतंत्रता। तो कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरे दल जो था विंस्टन चर्चिल और ये लेबर पार्टी, मजदूर दल के थे,
लेबर पार्टी। ये पूछा जाता है कि विंस्टन चर्चिल किस दल के थे, तो लेबर पार्टी के थे, है ना। और एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जब द्वितीय विश्व युद्ध थी उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ये था विंस्टन चर्चिल। बार बार एक क्वेश्चन रिपीटेड है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाता है विंस्टन चर्चिल, लेबर पार्टी के यहाँ पर क्लेमेंट एटली है, सॉरी बाबू, क्लेमेंट एटली। तो सेकंड वर्ल्ड वार जब होता है तो कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल की सरकार थी, लेकिन 1945 में लेबर पार्टी के नेतृत्व में क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है। एक क्लेमेंट एटली वही है जो चर्चिल के ऊपर दबाव बनाते थे कि भारत को आज़ाद कर दे, क्योंकि भारतीय जब 40 करोड़ आबादी वाला भारत मेरे को सपोर्ट करेगा तो हम युद्ध में आसानी से विजय हासिल करेंगे, है ना। यही क्लेमेंट एटली थे। चलिए अब क्लेमेंट एटली की यहाँ पे सरकार बनती है। जब क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है तो क्लेमेंट एटली शुरू से ही भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे और इन्होंने अपने कॉमन सभा से, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारा लोकसभा है उसी तरह से उनका जो लोअर हाउस है, निम्न सदन, वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। और आपको मैं यहाँ बताते चलूँ कि हमारी जो लोकसभा है और राज्यसभा है, राज्यसभा LS मीन्स लोकसभा, RS मीन्स राज्यसभा, हमारी जो लोकसभा है ये हाउस ऑफ कॉमन से प्रेरित है। तो अपने हाउस ऑफ कॉमन से क्लेमेंट एटली 14 मार्च 1946 को एक घोषणा करते हैं कि जल्द ही हम भारत को आज़ाद करेंगे। 14 मार्च 1946 को जल्द ही भारत आज़ाद होगा, भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का पूर्ण अधिकार है, भारत अपना शासन कैसे चलाएगा, कैसे सत्ता का हस्तांतरण होगा, इसके लिए हम एक प्लान बना करके भारत भेज रहे हैं। 14 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली की एक घोषणा होती है जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब क्लेमेंट एटली अपने जो इन्होंने स्पीच दिया कि भारत के लिए, आज़ादी के लिए हम काम कर रहे हैं, तो इसके लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान का गठन करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में कि क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, क्लेमेंट एटली के कैबिनेट के 3 मंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन प्लान का गठन किया जाता है। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके 3 मंत्री, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, इनके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन प्लान का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को अपने प्रस्ताव को लेकर भारत पहुंचती है। और जैसा हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, इसके 3 सदस्य थे। इस प्लान में 3 सदस्य थे और ये थे सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। अब यहाँ पे देखिए 24 मार्च 1946 को है ना, 24 मार्च 1946 को अपने प्रस्ताव को लेकर के जब भारत पहुंचती है, तो मैंने पहले बताया कि इस क्लेमेंट एटली सरकार के 3 मंत्री कैबिनेट के, सर पैट्रिक लॉरेंस जो इस प्लान के अध्यक्ष थे और ये भारत सचिव भी थे। एक कैबिनेट का एक दर्जा था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और सर स्टाफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है
कि कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर थे, आपका सिंपल आंसर होगा 3। कैबिनेट मिशन प्लान का अध्यक्ष कौन था, तो हम लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, एल फॉर लीडर, ये अध्यक्ष थे। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का क्या था, तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, इसको एकदम याद कर लेना है, नौसेना मंत्री। और इसका जो लीडर था, अध्यक्ष था, पैट्रिक लॉरेंस। एक क्वेश्चन बहुत सारे कमीशन एग्जाम में और एसएससी में पूछा हुआ है, आप देखेंगे इसको। यहाँ पर एक कोई भी नाम दे दिया गया, यहाँ पर हम दे दिए माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन दे दिए। और अगर हम पूछते हैं कि इसमें कौन मेंबर नहीं था, तो आपको आंसर फाइंड आउट करना है माउंटबेटन। तो तीनों को आपको नाम याद करना है, ठीक है। अब जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आती है, कैबिनेट मिशन प्लान, तो भारत के जितने भी ग्रेट लीडर हैं, भारत के जितने भी ग्रेट लीडर हैं, जो भी ग्रेट लीडर हैं भारत के, है ना, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इसके बाद जो रियासत, जो प्रिंसली स्टेट था, रियासतों के जितने भी सदस्य थे, सबों से मिलते हैं। मतलब जो भी राजवाड़े हमारे देश में, रियासत, कांग्रेस के सभी दल, चाहे वो नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा, सभी से इनकी मुलाकात होती है। मुस्लिम लीग और जो भी छोटी बड़ी पार्टियां थी, सबसे इनकी मुलाकात होती है। और फाइनली ये इस डिस्कशन पर पहुंचती है कैबिनेट मिशन प्लान कि भारत का सत्ता का हस्तांतरण, भारतीय संविधान का निर्माण और इसके लिए कैसे संविधान सभा की गठन की जाएगी, इस पर चर्चा चलती है। और फिर हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जो क्वेश्चन आता है, सारे नेताओं से मिलने के बाद फाइनली मई 1946 को, 1946 को, मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान आई है भारतीय सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए, भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए, है ना, भारतीय संविधान निर्माण के लिए आई है कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये मई 1946 में अपना रिपोर्ट को सबमिट करती है कैबिनेट मिशन प्लान। तो इनका फाइनल रिपोर्ट जो होता है मई 1946 को होता है, 46 को प्रस्तुत करती है। अब जो भारतीय नेताओं से जो वार्ता होती है और कैबिनेट मिशन प्लान का जो प्लान था, तो यहाँ पर क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जो आप इतिहास में पढ़ेंगे। और हम जो इतिहास का जो मेरा लेक्चर होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें परिस्थितियाँ ये थी कि मुस्लिम लीग भारत विभाजन की बात कर रहा है, वो पृथक राज्य की मांग कर रहा है, रियासत अपने राज्य की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस स्वाधीनता की बात कर रहा है। तो फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि एक भारत संघ होगा, कोई पृथक राज्य नहीं होगा, रियासत भी भारत में शामिल होंगे और सभी मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार अब यहाँ देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण, निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा की जाएगी। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा बनेगी। संविधान बनाने के लिए इसका नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक संविधान सभा होगी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा में भारत की जो जनसंख्या थी, इसके आधार पर इसके सीटों का आवंटन किया जाएगा। भारत की इस समय जो जनसंख्या थी लगभग 39 करोड़, 39 करोड़ भारत की आबादी थी, 39 करोड़ जनसंख्या भारत के इस समय। और कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जो संविधान सभा बनेगी, इसमें जो भी प्रांत है, जो रियासत है, इस पे ईच 10 लाख, 10-10 लाख पे, हर 10 लाख पर एक सदस्य, हर 10 लाख पर एक सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। और इसमें इस प्रकार से जो टोटल फिगर आया 389, ये आपको रट लेना है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण, अब आपको याद हो गया कि संविधान सभा के द्वारा बनेगी। संविधान सभा भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें जो हमारे प्रांत थे वहाँ से 10-10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा, मिनिमम 10 लाख की जनसंख्या पर। और 10-10 लाख पर जब हमारा फिगर यहाँ पर जब आवंटन किया गया, जब इससे हमने इसको कैलकुलेट किया, तो आपका फिगर यहाँ पर आता है 389 मेंबर होंगे।
अब आपको पता है कि इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति थी कि ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत था, देसी रियासत थे जिसको हम लोग चीफ कमिश्नर, देसी रियासत को प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, देसी रियासत थी, देसी रियासत, और क्या था, चीफ कमिश्नरी थी, चीफ कमिश्नरी, है ना, चीफ कमिश्नरी। इस तरह से भारत का पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिति आज की तरह भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, बल्कि भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। क्योंकि अगर भारत को अगर हम एक कर दे, इसका गठन कर दें, तो एकता का यहाँ पर प्रसार होगा और हम ज़्यादा दिन तक भारत में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए डिवाइड एंड रूल की खेल थी। भारतीय जो हिस्से थे उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया था। ब्रिटिश प्रांत थे, देसी रियासत थी और चीफ कमिश्नरी थी। तो 389 में ब्रिटिश प्रांत से, जो ब्रिटिश प्रांत है हमारा, इससे 389 में जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत, इसमें 292 सदस्य का चुनाव किया जाएगा, 292 सदस्य होंगे। जो देसी रियासत स्टेट, जो राजवाड़ों का इलाका था, जमींदारों का इलाका था, तो देसी रियासत से 93 सदस्य का चुनाव किया जाएगा। और जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश थी, ध्यान रखेंगे, चीफ कमिश्नरी उस समय यूनियन टेरिटरी थी, यूनियन टेरिटरी, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य होगा, चीफ कमिश्नर 4 सदस्य होंगे। और इसको हम टोटल काउंट करेंगे तो फिगर मेरे को फाइंड आउट होगा 389। कुल 389 सदस्य इस तरह से चुने जाएंगे, 389 मेंबर होंगे। और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया कि संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पे, वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब यहां पर ध्यान दें, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ किस प्रकार से किया गया, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, खुले मतदान के द्वारा? आपका आंसर होगा इनडायरेक्ट फॉर्म में, अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि स्पष्ट इंस्ट्रक्शन था और इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं। मतलब भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं किया गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, हम अपने प्रेसिडेंट को, मतलब राष्ट्रपति को चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में आप डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते, बल्कि हमारा राष्ट्रपति भारत की जनता के द्वारा, हम लोगों के द्वारा ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इनडायरेक्टली। कैसे? हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP मतलब सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी 2 लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में हम लोग यहाँ पर MLA का चुनाव करते हैं। मतलब हम लोग MP को चुनते हैं, लोकसभा के MP, राज्यसभा के MP और MLA का चुनाव करते हैं। और मेरे बिहाफ में ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हम इनडायरेक्टली करते हैं। और जो यहाँ मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी एज नहीं होती कि 18 वाले ही यहाँ पे वोटिंग करेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। लेकिन MP के चुनाव में वही भारत का नागरिक वोट दे सकता है जिसकी एज 18 है ना। विधानसभा में वही दे सकता है जिसकी एज मिनिमम 18 हो। तो इसको हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। लेकिन हमारा जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, और इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं, मतलब वयस्क मताधिकार का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण करने का एक प्लान किया गया। अब इसके लिए जो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें कौन वोट किए? तो आपको पता है यहाँ पे कि जब 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, ब्रिटेन में चुनाव हुआ और उसके बाद क्लेमेंट एटली भारतीय संविधान निर्माण के लिए जब कैबिनेट मिशन प्लान का गठन किया, तो कैबिनेट मिशन प्लान का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान का जब क्लेमेंट एटली का जब सरकार बनी, तो इसका उद्देश्य ही था कि भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय
संविधान सभा का गठन पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इनका क्या था? दूसरा उद्देश्य क्या था? तो दूसरा उद्देश्य था भारतीय संविधान का गठन, और दूसरा उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन, एक इंटरिम गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार, अंतरिम सरकार का गठन। और तीसरा था उपनिवेश जो देश थे हमारे, उपनिवेश देशों की स्थिति का आकलन करना, ठीक है ना। ये मेन 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट था कि भारतीय संविधान सभा का गठन की जाएगी, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, उपनिवेश देशों की स्थिति का आकलन करना था। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसा कि जो इसके कॉलोनी देश थे, भारत एक कॉलोनी देश था ही, और भी जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे, उपनिवेश देश थे, तो यहाँ पर अब आंदोलन शुरू हो गई थी। और इतने, आज आप जैसे कॉमनवेल्थ कंट्री का नाम देखते हैं, राष्ट्रमंडल देश, तो राष्ट्रमंडल ये देश कौन है? जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। तो ऐसे जो आज 50 से ज़्यादा 54 देश हैं, है ना, तो ये सभी गुलाम थे। तो इस समय का स्थिति में अब जितने भी कॉलोनी देश थे, इसको संभालना ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। यहाँ पे आंदोलन हो रहे थे, आप अपने पुलिस को और आर्मी को यहाँ पे डिपोर्ट कर रहे थे। आगे हम देखेंगे भारत में 1946 में नौसेना का विद्रोह होगा, एक बहुत बड़ी रिवोल्ट होगी, जो ब्रिटिश हुकूमत इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ही सारे देशों में इस तरह की स्थितियां बन रही थी। तो देखा गया कि अब ब्रिटिश सरकार, अब यहाँ पे सुपर पावर युद्ध के बाद ब्रिटेन, अमेरिका और रूस हो चुका है, एक सुपर पावर रसिया है और एक सुपर अमेरिका है, और आज भी यही स्थिति बनी हुई है, आज भी यही स्थिति है ना। तो अब ब्रिटेन देख रहा था क्या कि अब हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित करेंगे। भारत एक बड़ा देश है, 40 करोड़ आबादी वाली है, इससे मेरे रिलेशन अच्छे हों, इनसे हमारा संबंध अच्छा हो, और हम अपनी ध्यान अब यहाँ से हटा करके और अपने ब्रिटेन का हम डेवलपमेंट करें। पहली बात। दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या थी? दूसरी चीज़ें कि चाहती है कि ब्रिटिश सरकार कि हम भारत को ऐसे ही छोड़ के चले जाएं, यहाँ से ऐसे ही छोड़ के चले जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की बदनामी होती। इसलिए इसको बेहतर ढंग से संगठित करके भारत के संविधान का निर्माण करवा करके और सत्ता का हम हस्तांतरण करें, यही प्लान था क्लेमेंट एटली का, ठीक है ना। तो ये प्लान था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब जो इनका जो हमें चुनाव करना है, ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर क्या था, 292 प्रांत से थे, देसी रियासत से 93 सदस्य थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से था। अब यहाँ पर क्या था कि 93 जो देसी रियासत के मेंबर थे, देसी रियासत के ये जो सदस्य थे देसी रियासत के, इनको डायरेक्टली संविधान सभा में मनोनीत कर लिया गया, नॉमिनेट किया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप, ये हमारा राज्यसभा है। यहाँ पर टोटल जो सीट की संख्या आज वर्तमान में 245 है। इसमें 233 सदस्य, बार बार क्वेश्चन आता है, निर्वाचित किए जाते हैं, हमारे द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये आपको पता है। इसमें प्लस 12 सदस्य जो हमने इस सिस्टम को आयरलैंड से लिया है, पूछा जाता है ये कहाँ से लिया गया है, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और 12 सदस्य जो मनोनीत किया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कला, विज्ञान, संस्कृति, खेल में अपनी एक उल्लेखनीय उपलब्धि रखते हैं। भारत के वैसा नागरिक जो विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में अपनी एक उपलब्धि रखता है, उसे ही भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। मतलब 233 सदस्यों के लिए निर्वाचन का आयोजन किया जाता है, लेकिन इन 12 सदस्यों के लिए निर्वाचन का आयोजन नहीं किया जाता, बल्कि ये नॉमिनेट किए जाते हैं। सेम इसी प्रोसेस पे यहाँ पे जो 292 का फिगर है, 93 का फिगर है, 4 का फिगर है, तो 292 और 4 मतलब कितना हुआ, 296, 296 के लिए निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा।
296 के लिए निर्वाचन होगा। और ये जो 93 सदस्य है, 93 सदस्य ये मनोनीत कर लिए जाएंगे, मनोनीत कर लिए जाएंगे, मनोनीत कर लिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, 292, 93, 4 को मनोनीत किया जाएगा। अब ये जो फिगर होगा, ये जो फिगर होगा, इस समय भारत के जो प्रांत थे, उसके जो समुदाय थे, जितने कम्युनिटी के लोग रहते थे, इसको 3 पार्ट में डिवीजन किया गया कि इसमें सामान्य लोग होंगे, सामान्य, इसमें कौन होंगे, सिख होंगे, इसमें सिख होंगे और मुसलमान होंगे। मतलब भारतीय संविधान का निर्माण जो होगा उसमें सभी वर्गों और सभी धर्मों की सहभागिता हो, किसी के साथ कोई ऐसा ना हो कि किसी को अनदेखी किया गया। तो इस तरह से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से इनके लिए सीट सुरक्षित किया गया, इनके लिए सीट का सुरक्षा किया गया। और इस प्रकार से 93 लोगों को मनोनीत किया गया। ये फिगर बार बार याद रखेंगे आप। 93 सदस्य नॉमिनेट किए गए, 292 + 4 के लिए निर्वाचन हुआ। ये 4 देशी रियासत का फिगर है, ये 4 देशी रियासत। अब यहाँ पर इसको तो हम लोग नहीं याद करेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन 4 जो देशी रियासत थी कौन थी, जो चीफ कमिश्नरी जो था हमारा देशी रियासत, सॉरी चीफ कमिश्नरी, जो हमारा चीफ कमिश्नरी है 4 चीफ कमिश्नरी, इसको देखेंगे हम लोग। चीफ कमिश्नरी ये 4 जो था, इसको याद करना वेरी सिंपल, ABCD। ये 4 चीफ कमिश्नरी का नाम आप बिल्कुल याद करेंगे। A फॉर अजमेर, A फॉर अजमेर एक चीफ कमिश्नरी थी, इसको हम आज, और पुराना नाम इसका मेवाड़ है। B बलूचिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। और C फॉर कुर्ग, ये कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक। ये हमारा यूनियन टेरिटरी था जिसको हम चीफ कमिश्नरी कह रहे हैं। और D ये दिल्ली था, इसे तो सब लोग जानते हैं, है ना। तो ये हमारा 4 चीफ कमिश्नरी है। यहाँ से मेंबर जाएंगे। देशी रियासत से 93 सदस्य चुने जाएंगे। देशी रियासत जो मनोनीत करेंगे अपने सदस्यों को, वो इसके लिए एक समझौता समिति बनी, एक समझौता समिति इनके द्वारा बनाया गया। जो राजवाड़े थे अपने सदस्यों को संविधान सभा भेजने के लिए एक समझौता समिति का गठन किए, और समझौता समिति के द्वारा 93 सदस्य यहाँ पे मनोनीत किए गए। अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप, अभी हम लोग देख रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पे कैसे संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, ये सभी संविधान सभा में चुन करके जाएंगे। और इसी का हम लोग यहाँ पर इस प्रोसेस को देख रहे हैं। तो 296 सदस्यों का चुनाव होगा, 296 सदस्यों का चुनाव होगा। 93 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अब यहाँ पर फिर एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी। 4 ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा निर्वाचित कितना बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितने, तो आपका आंसर होगा 93। एकदम ध्यान रखना है, 93, ठीक है। अब जो 93 सदस्य तो डायरेक्टली मनोनीत कर लिए गए। इतने दिन तक अंग्रेजों की सेवा की थी ब्रिटिश सरकार की रियासत, जो राजवाड़े थे, है ना, तो इनको तो डायरेक्टली संविधान सभा बैठा दिया गया। 296 सदस्यों के लिए निर्वाचन हुआ। अब ये फिगर आपको याद रखना है, 296 सदस्यों का निर्वाचन में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट, कांग्रेस पार्टी को, मतलब दल को, पार्टी को 208 सीटें प्राप्त हुई। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग को यहाँ पे 73 सीटें मिली, 73 सीटें। अब यहाँ पर तीसरा कोई बड़ा पार्टी नहीं था, लेकिन जो इंडिपेंडेंट थे, जिनका कोई दल नहीं था, जो स्वतंत्र थे, निर्दलीयों को 8 सीट प्राप्त हुई। अब बाकी जो सीट था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटी बड़ी पार्टियों में विभाजित हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर खुद से आपको पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट फिगर है। और आप जब क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये पूछा जाता कि संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ 296 सीट के लिए, इस 296 सीट में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, तो 208, एकदम आपको याद करना है। मुस्लिम लीग को इसमें कितनी सीटें मिली, 73। और इंडिपेंडेंट, जिनका कोई दल नहीं था, ये भी 8 कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव जीत करके आए। ये चीज आया। यहाँ पर एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आया, हिंदू महासभा को नोट ए सिंगल सीट, हिंदू महासभा को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई, एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई, एक भी सीट नहीं मिली संविधान सभा के इलेक्शन, एक भी सीट नहीं मिली। इसी तरह से आपको याद करना है। अब इसमें
जो विभाजन किया गया था, जो विभाजन था 296 में, तो आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को कितनी, तो 208, मुस्लिम को कितना 73, और निर्दलीय को कितना, तो 8। और जो जनसंख्या के हिसाब से जो एक कम्युनिटी थे, जो समुदाय था, इस पर कितना कितना सीटें मिली, तो 3 पार्ट में बांटा गया था, आपको याद होगा। सामान्य पार्टी थी, था ना, सामान्य था, सामान्य थे यहाँ पे, और कौन था, यहाँ पर मुस्लिम थे, मुस्लिम, और यहाँ पर कौन थे, सिख। तो सिख को यहाँ पे 4 सीटें मिली, 4 सीटें, और यहाँ पर 4 सीटें, मुस्लिम लीग को 79 सीटें मिली, और जो सामान्य था सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई, और इनको 213 सीटें मिली, 213। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे दूसरा फिगर जो हम लोग को याद करना है कि जो संविधान सभा का इलेक्शन हुआ है, पूछा जाता है कि सामान्य के जनरल इसमें कौन थे, तो हिंदू थे, हिंदू, इसमें जैन जो भी लोग हैं, मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़ करके, बौद्ध, ईसाई सभी इसमें शामिल थे। तो इसमें ईसाई, हिंदू, जैन मिलकर के सामान्य बना, और इसमें इनको कितना फिगर मिला, 213, एकदम याद रखना है। मुस्लिम लीग को कितना मिली, 79 सीटें, है ना, मतलब मुस्लिम से कितने थे, 79, मुस्लिम लीग को सीट मिला है 73, बट इनके लिए सीट रिजर्व कितना था, 79, मतलब 6 सीटें पर ये नहीं जीत पाए। और सिख जो है ये 4 थे, तो 4 इनका कैंडिडेट था। इस प्रकार से संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर किया गया है, और इसमें जो कैबिनेट मिशन प्लान का गठन किया गया है क्लेमेंट एटली के द्वारा, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। बार बार रिपीट क्वेश्चन है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि पूछा जाता है सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो आप याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के थे, और क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी का, ठीक है। तो इस तरह से संविधान सभा का निर्वाचन जो हुआ ये जुलाई 1946 में, जुलाई 1946, इसको भी आपको याद रखना है, जुलाई 1946 में यह निर्वाचन संपन्न किया गया, यह निर्वाचन संपन्न किया गया जुलाई 1946 में, है ना, संपन्न किया गया जुलाई 1946 में। और एक क्वेश्चन बार बार आता है, चूंकि डेट नहीं मिलता है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको पढ़ने से पहले आगे का टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। इस संविधान सभा के बारे में, इससे भी एक क्वेश्चन आता है ना, जो संविधान सभा हमारी बनेगी और संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ पे लेंगे, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान का हम लोग क्विक रिवीजन लेंगे। हमने देखा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और समाप्त होने की घटना थी 2 सितंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। लेकिन उससे पहले 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो जाता है, अमेरिका को जीत मिलती है, और अमेरिका जो है वो ब्रिटेन के साथ में, मित्र राष्ट्रीय को ब्रिटेन के साथ में, ठीक है ना। अब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में ब्रिटेन में एक आम चुनाव होता है, और इस चुनाव में 2 पार्टियां खड़ी है। विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री है कंजर्वेटिव पार्टी के, और लेबर पार्टी के एक नेता खड़े हैं क्लेमेंट एटली। अब इस इलेक्शन में हम लोग देखेंगे, इस इलेक्शन में, है ना, इस इलेक्शन में क्लेमेंट एटली की जीत होती है लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी शुरू से ये उदार थी भारत के प्रति, और इसने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि यदि हमारी सरकार भारत में, ब्रिटेन में बनती है तो भारत के लिए हम अच्छा करेंगे। मतलब भारत का जो संविधान सभा की मांग चल रही थी, संविधान निर्माण की मांग चल रही थी, सत्ता की हस्तांतरण की मांग चल रही थी, स्वतंत्रता की मांग चल रही थी, इस पर हम काम करेंगे, एक क्लेमेंट एटली। और ऐसा ही करते हैं। 14 मार्च 1946 को अपने हाउस ऑफ कॉमन सभा से घोषणा करते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार प्राप्त है, और जल्द ही भारतीयों को आज़ादी मिलेगी, सत्ता का हस्तांतरण होगा। इसके लिए हम एक प्लान बना करके भारत भेज रहे हैं, और एक कैबिनेट मिशन प्लान था,
हम लोग देखें यहाँ पर, और अभी हम लोग इसी पे हम लोग क्यों रिवीजन कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन प्लान, ये डेट याद रखना है, भूलना नहीं है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। 24 मार्च 1946 को अपने प्लान को लेकर के भारत पहुंचती है, अपने प्रस्तावों को लेकर भारत पहुंचती है। अब इसे कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए कहा गया कि क्लेमेंट एटली के 3 मंत्री कैबिनेट के, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, इसमें शामिल थे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3, 4, 5, 6, आपका आंसर होगा 3। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान का अध्यक्ष कौन था, तो सर पैट्रिक लॉरेंस। इनका डिजिग्नेशन जो पद था, मंत्रालय था भारत सचिव, ये भी एक कैबिनेट स्तर का पद था, मंत्री का, भारत मंत्री, भारत सचिव। सर स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ये तीनों अपने प्रस्तावों को लेकर के 24 मार्च को भारत पहुंचते हैं। अब यहाँ जब ये भारत पहुंचती है तो सारे ग्रेट लीडर और सारे दल थे, इनसे इनकी मीटिंग होती है कि कैसे भारत का हस्तांतरण होगा सत्ता का, कैसे भारतीय अपने संविधान का निर्माण करेंगे। इसके लिए इसने सारी लोगों से बात करके मई 1946 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है फाइनली सरकार के समझ। और इसके बाद हमारा संविधान मार्ग, संविधान निर्माण का रास्ता क्लियर हो जाता है, संविधान मार्ग का रास्ता क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब जो ये संविधान होगा, इसमें स्पष्ट कहा गया कि एक संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण होगा, है ना। इसके लिए एक भारतीय संविधान सभा गठित की जाएगी, है ना। एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जो कैबिनेट मिशन प्लान का उद्देश्य था। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, अध्यक्ष माउंटबेटन बने, उपाध्यक्ष नेहरू जो प्रधानमंत्री का पद था। उपनिवेशों की स्थिति क्या होगी, इस पर चर्चा करने के लिए भी कैबिनेट मिशन प्लान काम करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन डायरेक्टली नहीं होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, और व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा। मतलब जो इलेक्शन आज होते हैं वो व्यस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, जिनमें मिनिमम एज का निर्धारण होता है। यहाँ पर ऐसा कोई एज का निर्धारण नहीं था, और इनडायरेक्टली होगा, चूंकि जो 45 में ही भारत में एक जो चुनाव हुआ और उसमें जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, तो याद रखेंगे प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य जो जिनको एमएलए कहा जाता था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य 11 प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांतों में, है ना, विभक्त था भारत। तो इसके जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य होंगे, यही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो ये भी आप देखिए, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे इनडायरेक्टली हुआ, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। जैसा आज विधानसभा के सदस्य और संसद सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो पहले पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो सीट था, जो सीट हम लोग देख रहे थे कि 292 सीट जो था एक प्रांत के लिए डिसाइड की गई थी, क्योंकि 10 लाख पर एक सीट होगा। 93 सदस्य देसी रियासत से आएंगे, 4 चीफ कमिश्नरी से होंगे, और ऐसे करके 389 मेंबर होंगे। टोटल काउंट करेंगे तो 389 होगा। इसमें 292 और 4 के लिए निर्वाचन होगा, मतलब निर्वाचित सदस्य 296 होंगे, है ना, और मनोनीत सदस्य 93 होंगे। हमने अभी देखा चीफ कमिश्नरी जो 4 होगी, कौन होगा, तो अजमेर जो राजस्थान मेवाड़ में है, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है, ये 4 चीफ कमिश्नरी का नाम पूछता है। कुर्ग जो कर्नाटक में है, और दिल्ली है, तो ये 4 चीफ कमिश्नरियाँ होगी, है ना। ऐसे करके इनकी संवैधानिक स्थिति होगी। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पर। अब इस 296 के इलेक्शन में जो 389 सीट था, इसका बंटवारा किया गया, सभी के बीच में सहभागिता और समतुलता बनी रहे, सभी धर्मों और वर्गों के बीच में। तो यहाँ पे सामान्य, मुस्लिम और सिख में हम इसका डिवीजन किए। सामान्य के लिए 213 सीट रखा गया, मुस्लिम के लिए 79 सीट, और सिखों के लिए 4 सीट निर्धारित की गई। 296 निर्वाचित सदस्य थे, और इसके इलेक्शन में आपको अब याद हो गया होगा 208 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ, निर्दलीय को 8 सीटें प्राप्त हुई, शेष सीटें छोटी बड़ी पार्टियों में विभाजित हो गई। हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिला था। और एक और यहाँ पर फिगर है, हैदराबाद ने संविधान सभा के निर्वाचन का बायकॉट किया था। हैदराबाद जो आगे जाकर देश बना, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हैदराबाद भी कमिश्नरी था, और इसने संविधान सभा के निर्वाचन का बायकॉट किया था, बहिष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, है ना। तो जुलाई 1946 में यह संविधान सभा बनकर के तैयार हो गई, और जुलाई 1946 में हमारा संविधान सभा का गठन कर लिया गया। इसका कोई डेट नहीं है, जुलाई 1946 आपको रट लेना है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा।
संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा का थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री को देखेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग का क्लास होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे संविधान सभा की मांग कैसे कैसे की गई। तो सबसे पहले 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज बिल था उसमें संविधान सभा की मांग की गई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने एक तरह से वर्बली ऐसा ही उन्होंने कहा कि भारतीय खुद अपने संविधान का निर्माण करेंगे। 1924 में मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया और कहा कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण करेंगे 24 में। लेकिन सैद्धांतिक रूप से 1934 में एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय, एम एन राय ने सैद्धांतिक रूप से कहा कि भारतीयों की एक संविधान सभा होनी चाहिए और भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। और जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत फंसी और 40 में जब अगस्त प्रस्ताव आया तो उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा। लेकिन कहा गया अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि इसमें मुख्यतः भारतीय सदस्य शामिल होंगे, मतलब कि इसमें और भी अंग्रेज भी संविधान सभा में शामिल होंगे। तो इसका हमने बाइकआउट किया। और लास्ट पॉइंट यहां पर यह है कि जब क्रिप्स मिशन प्लान आया भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में, तो क्रिप्स मिशन प्लान में कहा गया कि जब हम युद्ध में विजयी होंगे, अभी आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, जितने भारतीय हैं आप अभी मेरे को सपोर्ट कीजिए। ब्रिटिश सरकार ऐसा कर रही है क्रिप्स मिशन प्लान के सामने, लेकिन क्रिप्स मिशन प्लान में कहा गया था युद्ध के बाद। तो हमने यहाँ पर भी कहा, इसका बाइकआउट किया और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम बताएंगे। थैंक यू, आप इसको पढ़िए